अरविंद केजरीवाल को इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आधार सिमट गया है। कार्यकर्ता, पार्षद और विधायक सब के सब फूंके बैठे हैं। इसी वजह से केजरीवाल ने पहली ही बैठक में साफ तौर पर कह दिया था कि जिनको आपस में लड़ना है वे चुनावों के बाद लड़ लेंगे। ये समझें कि दिल्ली की सभी सीटों से केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहा है, इसलिए फिलहाल सब एकजुट होकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। लेकिन केजरीवाल की इन बातों का कहीं कोई असर नहीं हुआ। कार्यकर्ता पहले की तरह अपने घर में बैठे हैं, पार्षद और विधायक पहले की तरह नाराज हैं और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली में पदयात्रा के लिए केजरीवाल को लोगों का इंतजाम करना पड़ता है। कुछ किराए के तो कुछ केजरीवाल को पंजाब से मंगाने पड़ते हैं, तब जाकर केजरीवाल के साथ नारे लगते हैं। कुछ लोग दिख जाते हैं और यही वजह है कि अब नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए खुद केजरीवाल को आगे आना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल कद्दावर कार्यकर्ताओं, पार्षदों और विधायकों को घर बुलाकर उनसे बात कर रहे हैं और उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर उनके घर में भी उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल पार्टी की बैठकों में भी संदेश दे चुके हैं, जिन्हें आपस में झगड़ा करना है वे फरवरी के बाद करें, फिलहाल चुनाव पर ध्यान दें। ये समझें कि हर सीट पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अहम है। 2 बार महत्वपूर्ण बहुमत से दिल्ली में चुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार आशंकित है। उसकी आशंका का कारण भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, जो पार्टी के नेताओं पर लगा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और खुद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वे जेल भी जा चुके हैं। केजरीवाल तिहाड़ जेल में 177 दिन यानी लगभग 6 महीने रहकर जमानत पर बाहर आए हैं और इसलिए भी आम आदमी पार्टी इस बार चिंतित है, क्योंकि दिल्ली की जनता के बीच केजरीवाल की जो ईमानदार नेता की छवि थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और केजरीवाल को ठीक वैसी ही छवि बन गई है जो लालू यादव की बिहार में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। गोपाल राय ने कहा कि पिछले दिनों हमने सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी घर घर पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया था। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में जाकर काम किए गए, जिन्हें आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रखा गया। इसके बाद चुनाव के मद्देनजर पूरी दिल्ली में हर बूथ पर बूथ कमेटीज का गठन कर पूरा कर लिया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राएं की। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इसके दूसरे चरण के तहत पदयात्राएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब अगले चरण में 11 नवंबर से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू करने जा रही है। पार्टी के आधार पर 14 जिले बनाए गए हैं। एक जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हर जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इन सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी और अगले विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए लक्ष्य दिया जाएगा। इसे 11 नवंबर को किराड़ी से शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। योगी आदित्यनाथ ने जब आगरा में 26 अगस्त को कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये 4 शब्दों का नारा इतना असरदार बन जाएगा जिससे देश की पूरी सियासी तस्वीर ही बदल जाएगी। ये नारा इतना असरदार बन गया कि पूरा विपक्ष इस नारे की काट खोजने में जुट गया। न बटे हैं न कटेंगे जैसे जुमले गढ़े जाने लगे। लेकिन योगी का ये नारा अब देश की सीमाओं को पार कर कनाडा तक जा पहुंचा और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये कहकर कि न बटेंगे न कटेंगे पीडीए के साथ रहेंगे, योगी की काट ढूंढ ली है, लेकिन असल में वो महज योगी के नारे की नकल भर है। योगी के नारे की नकल कर अपने हिसाब से नारे तो केजरीवाल की पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे तक गढ़ रहे हैं। कांग्रेस अकेले इस नारे से इतना परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इस नारे के जवाब में विपक्ष ने नारों की झड़ी लगा दी। समाजवादी पार्टी ने पहले नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे, फिर उसने दूसरा नारा दिया ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। लेकिन इन 2 नारों ने वो असर नहीं दिखाया जो बटेंगे तो कटेंगे ने कर दिखाया। हरियाणा में इस नारे ने अपना खास असर दिखाया। भाजपा ने वहां पूरी बाजी पलट दी। 26 अगस्त को आगरा में योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया। बावजूद इसके अभी तक योगी आदित्यनाथ के नारे की काट विपक्ष के पास नहीं। इसी नारे ने जम्मू में भी खासा असर दिखाया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस नारे की बदौलत योगी आदित्यनाथ की सीट जिताने की दर 90% रही और हरियाणा में 65%। योगी की ये दर उनके नारे की तासीर बताने के लिए काफी है। ये परिणाम इस बात की ताकीद कर कि हरियाणा और जम्मू के लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को कितनी संजीदगी के साथ लिया। अब महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी बटेंगे तो कटेंगे नारे का खास असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने विपक्षी दलों को सकते में डाल रखा है। वहां भी इस नारे के जवाब में नारों की झड़ी जरूर लगी है, लेकिन जिस तरह आदित्यनाथ का ये नारा जनता के जहन में घर कर गया, उसकी काट के तौर पर विपक्षी दलों की तरफ से दिए गए नारे ना ही उतने असरकारक साबित हुए हैं और ना ही उसमें इतनी धार है कि वे कुछ नया कर पाने में कामयाब होते दिखें।
महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के परिमार्जित रूप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी योगी के इस नारे के साथ खड़ा नजर आ रहा है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले ने मथुरा में बीते दिनों कहा, हिंदू समाज एकता में नहीं रहा तो आज के समय में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा के भेद करेंगे तो हम कटेंगे। इसलिए हिंदू समाज की एकता जरूरी है और इस बाबत भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबको साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की परिभाषा गढ़ी। ये नारा भी सबको साथ लेकर चलने का संकेत देता है। भाजपा देश को संगठित करने की पक्षधर है। अब तक देशवासियों को बांटकर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, अब उनके सोचने का वक्त आ गया है। विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की नाक में दम करने वाले नेता को और बड़ा पद दे दिया, जिन्होंने केजरीवाल से इतने तीखे सवाल पूछे कि कई बार केजरीवाल को मीटिंग छोड़कर निकल जाना पड़ा। उसके बाद से केजरीवाल इस कोशिश में लगे रहे कि उन्हें बीजेपी के नेता का सामना नहीं करना पड़े। असल में केंद्र सरकार ने दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर रह चुके कुलजीत चहल को एनडीएमसी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। इससे पहले सतीश उपाध्याय एनडीएमसी के उपाध्यक्ष थे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अनिल वाल्मीकि, सरिता तोमर, दिनेश प्रताप सिंह को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। माना जा रहा है कि कुलजीत चहल की पदोन्नति के पीछे एनडीएमसी की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने जनहित से जुड़े सवाल उठाना है, जिसकी वजह से कई बार केजरीवाल असहज होकर बैठक को बीच में छोड़कर जा चुके हैं। शीश महल के मामले में कुलजीत चहल ने जब केजरीवाल को भरी महफिल में घेरा था, तब केजरीवाल झटपट बैठक छोड़कर बिना कोई जवाब दिए चले गए। कुलजीत चहल आम जनता के मुद्दे जैसे शराब नीति के खिलाफ, दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति में विफलता, बाढ़ नियंत्रण में विफलता, दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में विफलता, शीश महल जैसे कई मुद्दे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष परिषद की बैठक में उठा चुके हैं, जिसका पूर्व सीएम केजरीवाल बिना कोई जवाब दिए बैठक से चले गए। इतना ही नहीं, जब केजरीवाल बिना किसी जवाब के परिषद की बैठक से चले गए तो उन्होंने इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से उठाया। और इसके अलावा कुलजीत चहल ने एनडीएमसी के सदस्य रहते हुए अस्थायी कर्मचारियों को गृह मंत्रालय से पक्का करवाना, स्कूल्स पर विशेष ध्यान देने जैसे मामले भी उठाए। कुलजीत चहल ने एनडीएमसी बैठक की धारा 8 के तहत 3 प्रस्ताव पेश किए, जिसमें अरविंद केजरीवाल की इन बैठकों में मौजूदगी पर जोर दिया गया और कहा गया कि ऐसा न करने पर वे परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे। उन्होंने जून और जुलाई 2022 और फरवरी 2024 में परिषद की बैठकों में इन प्रस्तावों को पारित करवाया। एनडीएमसी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी सदस्यता बचाने के लिए हर तीसरी परिषद बैठक में भाग लेना अनिवार्य था। चेयरमैन समेत 4 सदस्यों की घोषणा के बाद एनडीएमसी के गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सभी सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद काउंसिल की बैठक का रास्ता खुलेगा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना अध्यक्ष समेत दूसरे सदस्यों को जल्द ही शपथ दिलाएंगे। अगस्त में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। एनडीएमसी के निर्वाचित सदस्यों में नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान भी परिषद में शामिल हैं। भले ही महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे की पार्टी अब तक अपना बड़ा असर न छोड़ पाई, लेकिन राज ठाकरे में वो तमाम खूबियां हैं जिनके कारण लोग न सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं बल्कि उस पर गौर करते हैं। अपनी साफगोई के लिए मशहूर राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मराठा आरक्षण के जिक्र कर न सिर्फ मनोज जारंगे पाटिल बल्कि आरक्षण के नाम पर सियासत करने वाले शरद पवार को भी अपने निशाने पर लिया। जिस आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र का कोई नेता बोलना नहीं चाहता, हर कोई इससे बचकर निकल जाता है, लेकिन राज ठाकरे इसी मुद्दे पर बोले और खूब बोले। राज ठाकरे ने 2 टूक कह दिया कि ये मिलना तो मुश्किल है। उन्होंने लातूर में एक मीटिंग के दौरान ये कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब तक क्या हो सका, कुछ भी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि मराठा आरक्षण मिल जाएगा तो उससे आप लोग पूछिए कि कैसे होगा। मनसे चीफ ने कहा कि जब मराठा समुदाय का पहला मार्च मुंबई आया तो चारों दलों ने उनका सामना किया। इतने वर्षों तक सब सत्ता में आए, किसी ने आरक्षण नहीं दिया। सभी जिलों में मार्च निकलने लगे, उससे क्या हुआ? आपको आरक्षण क्यों नहीं मिला? जारंगे पाटिल आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे, कहा चुनाव लड़ेंगे। अब कहते हैं कि नहीं लड़ना है। अरे भाई, लड़ना है तो लड़ो, किसी भी तरह लड़ो, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि आरक्षण कैसे दोगे ये बताओ। राजनीतिक दल इसलिए बचकर बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा आरक्षण नहीं मिल सकता।
उन्होंने कहा कि मैं एकदम सही चीज बता रहा हूं। राज ठाकरे ने कहा कि सही स्थिति पेश कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मनोज जारांगे पाटिल से मुलाकात की तो यही कहा था कि ये संभव नहीं, ये इतना जटिल मामला है कि लोकसभा में कानून बदलना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। ये किसी एक राज्य महाराष्ट्र की बात नहीं। अगर ये नीति लागू होती है तो कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक राज्य में ही ऐसा लागू हो, फिर तो हर राज्य में ऐसे आंदोलन होने लगेंगे। हर राजनीतिक नेता जानता है ऐसा नहीं होगा। जो आपसे कह रहे हैं कि आरक्षण मिल जाए, उनसे क्या कहूं। राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि आरक्षण दिया गया, क्या राज्य सरकार को इसका अधिकार है? तमिलनाडु में राज्य सरकार ने एक जाति को आरक्षण दे दिया, लेकिन मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और कोई फैसला नहीं आया। हम एक दूसरे को कोस रहे हैं और उन चीजों पर लड़ रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। क्या संतों ने यही सिखाया? ये कहते हुए ठाकरे ने विपक्ष पर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनावों के पहले अरविंद केजरीवाल लगातार किसी न किसी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। एक समस्या को केजरीवाल सुलझा पाएं, उसके पहले नए मामले सामने आ जाते हैं। शीश महल घोटाले की जांच पहले से ही की जा रही है। उसके बाद सीएम हाउस के टॉयलेट सीट और कई कीमती सामानों के गायब होने का मामला तो चल ही रहा था, लेकिन अब सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केजरीवाल के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। सीवीसी ने उनके सरकारी आवास, जिसे शीश महल का बीजेपी ने नाम दिया, कथित अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच करने का आदेश दिया है। असल में सीएम हाउस के रेनोवेशन के लिए महज 9 करोड़ 90 लाख रुपए की ही आधिकारिक स्वीकृति मिली थी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रकम तो आवास के इंटीरियर पर ही खर्च कर दी गई। जितना बजट दिया गया था उतना तो केजरीवाल के लिए ऑफिस बनाने में ही खर्च कर दिया गया। जब सीएम आवास बनकर तैयार हुआ तब तक करीब 52 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये मामला भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद सीवीसी के संज्ञान में आया। बीजेपी के मुताबिक सीवीसी ने दिल्ली के सीएम हाउस को शीश महल जैसा बनाने के आरोप की जांच के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी ने दिल्ली के सीएम हाउस में अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट सौंपने के लिए सीपीडब्ल्यूडी को लिखा है। विजेंद्र गुप्ता का यह भी कहना है कि सीवीसी ने आश्वासन दिया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद जरूरी एक्शन लिया जाएगा कि दिल्ली के सीएम हाउस में सौंदर्यीकरण को शीश महल का नाम देकर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी लगातार घेरती रही है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें वित्तीय अनियमितता की गई है। भाजपा ने इस मामले को उठाते हुए केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की थी। आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा पर राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया। शीश महल घोटाले में ये मामला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की रूपरेखा को बड़े स्तर पर बदला गया, जिसमें करीब 44 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च आया था, जबकि स्वीकृत राशि 43 करोड़ 70 लाख रुपए थी। लेकिन दस्तावेजों के मुताबिक इसमें 1 करोड़ 8 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च किया गया। सीवीसी ने कहा कि शिकायत के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे इस मामले में वास्तविक तथ्यों का पता चल सके और अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उचित कार्रवाई की जा सके। और देखने वाली बात यह होगी कि सीपीडब्ल्यूडी की जांच से इस मामले में क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। दिल्ली के सीएम हाउस में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने तो अब तक खुद कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी जरूर इस पर बयान देती रही। दिल्ली का सीएम हाउस निजी संपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया था। यमुना के जहरीले पानी और तमाम मुश्किलों के बीच एक तरफ जहां दिल्ली में छठ महापर्व की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वोट के लालच में फंसी आम आदमी पार्टी उसमें सहयोग करने की जगह सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को ही हिंदू विरोधी बताकर अपनी सियासत चमकाने लगी। नतीजा ये हुआ कि पूजा की तैयारियों में बाधा डालने के इरादे से पहुंचे सौरभ भारद्वाज को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मामला चिराग दिल्ली का है, जहां छठ घाट पर बज रहे पूजा गीत को रुकवाना है। सौरभ भारद्वाज दलबल के साथ अधमके और आरोप लगाया कि गीत की वजह से उन्हें बैठने में दिक्कत हो रही है, इसलिए पूजा गीतों को बजाना तुरंत बंद करवाया जाए। सौरभ भारद्वाज की इस हरकत से घाट पर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। असल में कई दिनों से दिल्ली के चिराग दिल्ली के सतलज पार्क में छठ पूजा घाट बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और भाजपा नेत्री बांसुरी स्वराज एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर आस्था पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं और इसी कारणवश हंगामे के आसार बन रहे हैं।
जिसको देखते हुए ग्राउंड के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती कर बैरिकेडिंग्स लगा दी गई। गांव में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की गश्त भी शुरू कर दी गई। हालांकि इतनी सुरक्षा और इंतजाम के बाद भी घाट के बाहर हंगामा ही हो रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पंचायत के समय छठ पूजा घाट के बाहर बज रहे गीत को लेकर विरोध जताया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग्स को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस लोगों को रोकने के लिए काफी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से शेयर किया, जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया और भाजपा पर हिंदू और पूर्वांचली विरोधी होने का आरोप लगाया गया। इस वीडियो में कैप्शन में लिखा गया है, चिराग दिल्ली के बाद अब हौज खास में भी भाजपा का हिंदू और पूर्वांचली विरोधी चेहरा एक्सपोज हो गया। यहां पर दशकों पुराना छठ घाट नहीं बनने दिया जा रहा। बता दें कि दिल्ली के चिराग दिल्ली के सतलज पार्क में छठ पूजा घाट बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और भाजपा नेत्री बांसुरी स्वराज के बीच जुबानी जंग चल रही है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने सौरभ भारद्वाज पर छठ पर राजनीति करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज महत्वाकांक्षाओं के लिए छठी मैया को जरिया बना रहे हैं। सौरभ कानून से ऊपर नहीं है। जन सेवा समिति के पास छठ मनाने और घाट बनाने की परमिशन है और छठ महापर्व को धूमधाम से मनाया भी जाएगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया कि वो चिराग दिल्ली के गांव के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस देखते ही रह गए और एकनाथ शिंदे ने एमवीए को तगड़ा झटका दे दिया। इसके पहले एमवीए अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करती। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मौजूदगी में एकनाथ शिंदे ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ताबड़तोड़ 10 वादे कर दिए और एमवीए पर तगड़ी बढ़त बना ली। एक रैली में उन्होंने 10 बड़े वादे कर दिए, जिसका पूरे राज्य में चुनावी असर देख सकता है। एकनाथ शिंदे ने सबसे बड़ा वादा लड़की बहन योजना को लेकर किया, जिसका राज्य में पहले से ही काफी असर दिख रहा है। और इसके पहले कि कांग्रेस इस योजना की राशि झारखंड की तरफ बढ़ाकर ऐलान करती, शिंदे ने एक कदम आगे बढ़कर इस योजना की राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दी। अब अगर बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन चुनाव जीत जाता है तो महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। अब तक इस योजना के तहत प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने कई अन्य सामाजिक योजनाओं, नौकरियों और ग्रामीण विकास से जुड़े वादे किए। एकनाथ शिंदे जब ऐलान कर रहे थे तब डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। कोल्हापुर में पहली साझा चुनावी रैली करते हुए एकनाथ शिंदे ने वादों की झड़ी लगा दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, अगले कुछ दिनों में जब मैनिफेस्टो आएगा तब पूरी फिल्म दिखेगी। एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि सत्ता में वापसी के बाद लड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे और इसके अलावा किसानों के कर्ज माफी भी की जाएगी। किसानों के लिए चल रही शेतकारी सम्मान स्कीम के तहत भी सालाना 12,000 की बजाय 15,000 रुपए देने का ऐलान। वहीं कृषि उत्पादों की लागत पर एमएसपी की 20% छूट दी जाएगी। महायुति के 10 उम्मीदवारों के लिए की गई साझा रैली में एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, हम जल्द ही पूरी पिक्चर रिलीज करेंगे। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को भी सीएम ने 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान किया। यही नहीं, सोलर की तरफ से मूव करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम लाई जाएगी। सीएम ने कहा कि हम बिजली बिलों पर 30% की सब्सिडी देंगे। दरअसल एकनाथ शिंदे और भाजपा का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। पहले से चर्चा थी कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार का गठबंधन महिलाओं के लिए किसी स्कीम का ऐलान करेंगे और उसमें 2000 रुपए तक देने का वादा हो सकता है। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी को लेकर चर्चा थी और ऐसे में महायुति ने पहले ही ऐलान कर दिए ताकि महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र का जनता पर ज्यादा असर न रहे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी के साझा मैनिफेस्टो में क्या ऐलान किए जाते हैं। हरियाणा में भी जनता ने बीजेपी के वादों पर ही भरोसा किया था और कांग्रेस की गारंटियों को खारिज। ऐसे में माना जा रहा है कि महायुति के वादों के बाद एमवीए का सारा गणित उलट पुलट हो जाएगा। संभव है कि अब एमवीए अपने घोषणा पत्र को जारी करने में 1-2 दिन का वक्त लगा सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से ऐलान किया उसकी उम्मीद विपक्षी गठबंधन ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।